Hello learners, welcome back for the new video. In this video we will see the secondary biological treatment of sewage. Biological treatment में जो बेसिक्स है वो अब हम देखेंगे इस वीडियो में. So start with the first we will see unit operation process. Unit operation प्रोसेस जैसे कि जो ट्रीटमेंट मेथड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो ट्रीटमेंट मेथड होती है उसके उस ट्रीटमेंट मेथड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक ऑपरेशन और प्रोसेस में. तो यूनिट ऑपरेशन क्या है और यूनिट प्रोसेस क्या है वो देखेंगे. यूनिट ऑपरेशन बोले तो सिंपली जो ट्रीटमेंट मेथड में फिजिकल जो ट्रीटमेंट मेथड में फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल क्वांटिटी अगर इन्वॉल्व हो तो वो ट्रीटमेंट मेथड को हम ऑपरेशन बोला जाएगा. अगर किसी ट्रीटमेंट मेथड में केमिकल्स यूज़ किए गए या फिर केमिकल रिएक्शन हो गई है या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है तो उस ट्रीटमेंट मेथड को हम क्या कहेंगे, यूनिट प्रोसेस कहेंगे. तो सिंपल डिफरेंस है यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस में. जहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रही है वहाँ पे उसे ऑपरेशन कहा जाएगा, और जहाँ पे केमिकल्स यूज किए जाएंगे या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट प्रोसेस कहेंगे. सो फर्स्ट, फिजिकल यूनिट ऑपरेशन involves physical change such as separation, evaporation, filtration, sedimentation, adsorption and absorption. Okay. अब जैसे पहले बोला था मैंने कि यूनिट ऑपरेशन में फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है. जैसे सेपरेशन में जैसे अगर स्क्रीनिंग का एग्जांपल लिया हमने, स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जो सॉलिड्स रहते हैं वो वाटर में से क्या हो जाते हैं, वाटर में से सेपरेट किए जाते हैं. वो क्यों सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी साइज जो है वो स्क्रीन की जो गैप्स है, स्क्रीन की जो ओपनिंग है उसकी ओपनिंग से ज़्यादा रहती है, और साइज जो क्वांटिटी वो साइज फिजिकल क्वांटिटी. इसलिए जो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई उधर उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल यूनिट ऑपरेशन. देन इवापोरेशन में भी क्या किया जाता है, वेस्ट वाटर या वाटर को क्या किया जाता है, हीट प्रोवाइड की जाती है, बॉयल किया जाता है. तो उसमें क्या करते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं. देन फिल्ट्रेशन में भी जो मैक्सिमम रिमूवल होता है, वैसे फिल्ट्रेशन के जो अलग अलग मैकेनिज्म है रिमूवल के. तो मेन जो मैकेनिज्म हुआ मैकेनिकल स्ट्रीमिंग यानी कि उसमें सैंड फिल्ट्रेशन का अगर एग्जांपल लिया जाए तो सैंड फिल्टर में से जो सैंड फिल्टर के जो वॉइड्स है उस वॉइड्स में से वही पार्टिकल पास हो सकते हैं जो पार्टिकल्स की साइज कम है, और ज़्यादा अगर साइज रहेंगी तो वो पार्टिकल क्या होंगे, हाई स्ट्रेन हो जाएंगे, यानी मैकेनिकल स्ट्रेनिंग हो जाएगा. और ये जो फिनोमेना है फिजिकल फिनोमेना है, इसलिए ये भी यूनिट ऑपरेशन है. देन सेडिमेंटेशन का जो मेन प्रिंसिपल है वो ग्रेविटेशन. लार्जर साइज के पार्टिकल क्या होते हैं, सेटल होते हैं, और स्मॉलर साइज के पार्टिकल को सेटल होने को टाइम लगता है. तो इसलिए सेडिमेंटेशन का जो मेन प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी. देन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये दोनों क्या है, सरफेस और थोरोली फिनोमेना है. ये भी दोनों प्रोसेस क्या है, फिजिकल. दोनों ट्रीटमेंट मेथड क्या है, फिजिकल यूनिट ऑपरेशन. Then second, chemical unit process. It involves chemical reaction such as neutralization and coagulation. अब जैसे पहले बताया था मैंने कि केमिकल यूनिट प्रोसेस में केमिकल यूज किए जाएंगे. अब न्यूट्रलाइजेशन एक एग्जांपल दिया, कोआगुलेशन एक एग्जांपल दिया. अब न्यूट्रलाइजेशन में अगर सैंपल वाटर सैंपल या वेस्ट वाटर जो है वो अगर एसिडिक है तो हमें उसमें बेस ऐड करना पड़ेगा. बेस जो केमिकल है वो ऐड करना पड़ेगा उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए. अगर सैंपल बेसिक है, हाईली अल्कालाइन है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसिड ऐड करना है, केमिकल ऐड करना पड़ेगा. यानी इधर क्या होंगी, एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन होंगी और उससे जो वाटर है वो न्यूट्रल बनेगा. तो इस प्रोसेस को, इस ट्रीटमेंट मेथड को हम क्या कहेंगे, केमिकल यूनिट प्रोसेस, क्योंकि केमिकल यूज किया गया है. देन कोआगुलेशन बोले तो कोआगुलेशन कब करते हैं हम, अगर सेडिमेंटेशन को अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, यानी स्मॉलर साइज के पार्टिकल सेटल होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे होंगे, या फिर स्मॉलर साइज के पार्टिकल सेटल ही नहीं हो रहे होंगे, तो उसे सेटल करने के लिए या फिर सेटलिंग टाइम बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, केमिकल्स ऐड किए जाते हैं वेस्ट वाटर में या फिर वाटर में. तो केमिकल्स ऐड करने पर क्या होता है कि जो स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स हैं उनकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और फिर वो इजीली क्या हो जाते हैं, सेटल होते हैं. तो कोआगुलेशन में क्या करते हैं, कोआगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ कोआगुलेंट, यानी केमिकल्स ऐड करते हैं हम. इसीलिए ये जो ट्रीटमेंट मेथड है ये क्या है, केमिकल यूनिट प्रोसेस है. देन बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेस बायोलॉजिकल एक्शन भी क्या है, प्रोसेस ही यूनिट प्रोसेस ही होने वाली है. तो बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेस के एग्जांपल है एएसपी.
ASP यानी एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा जगह एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस ही इम्प्लीमेंट किया गया है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए. देन ऑक्सीडेशन पॉन्ड, देन स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, देन बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन. ये सब क्या है, एक बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेसेस है. यानी इनका जो ये सभी चारों की चारों ट्रीटमेंट मेथड का जो मेन प्रिंसिपल है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है. बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन यानी क्या है, यूनिट प्रोसेस है. तो सिंपल इतना ही ध्यान में रखने की, ऑपरेशन बोलो जहाँ जहाँ फिजिकल क्वांटिटी यूज होंगी वहाँ पे ऑपरेशन, और जहाँ जहाँ केमिकल्स या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होगा उसे क्या बोलेंगे हम, प्रोसेस बोलेंगे. देन क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्लासीफाई कैसे किए गए हैं. फर्स्ट है एरोबिक. एरोबिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है वो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया होता है. बैक्टीरिया क्या करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करते हैं. ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करते समय उन्हें क्या चाहिए रहता है, ऑक्सीजन चाहिए रहता है उनके मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए. तो जो टोटल प्रोसेस होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है. अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो प्रोसेस नहीं होंगी, वो बैक्टीरिया जो है वो वर्क नहीं करेंगे. वो बैक्टीरिया को कहा जाता है एरोबिक बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वर्क कर सकते हैं या फिर जिंदा रह सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एरोबिक बैक्टीरिया. देन एनारोबिक बैक्टीरिया. एरोबिक का अपोजिट एनारोबिक बैक्टीरिया यानी कि जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो होने वाला है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा. यानी कि जो बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर का, उन्हें डिकम्पोजिशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है. विदाउट ऑक्सीजन वो क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं. वो बैक्टीरिया को कहा जाता है एनारोबिक बैक्टीरिया. दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन. ओके. देन थर्ड है एनॉक्सिक प्रोसेस. एनॉक्सिक प्रोसेस में क्या होता है कि जब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन होता है, इनिशियली क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है कि उसका कन्वर्जन होता है नाइट्रेट में. इनिशियली नाइट्रेट में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, जो अमोनिया वगैरह था उसका कन्वर्जन होता है नाइट्रेट में. बाद में क्या होता है कि जो एनॉक्सिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट का कन्वर्जन किया जाता है NO2 नाइट्रोजन में, या फिर अदर एट नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या किया जाता है, उनका कन्वर्जन किया जाता है. और ये जो करते हैं ये एनॉक्सिक बैक्टीरिया करते हैं कि ये विदाउट ऑक्सीजन ही करते हैं. इन्हें ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया भी कहा जाता है. ठीक है. देन फैकल्टेटिव प्रोसेस. अब फैकल्टेटिव प्रोसेस में क्या होता है कि जो माइक्रोबियस बैक्टीरिया रहते हैं, जो डिकम्पोजिशन होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है और इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है. यानी कि एक ही प्रोसेस में तुम्हें दो प्रोसेस दिखेंगी. एरोबिक प्रोसेस भी दिखेंगे, एनोरोबिक प्रोसेस भी दिखेंगे. एरोबिक बैक्टीरिया भी दिखेंगे, एनोरोबिक बैक्टीरिया भी दिखेंगे. तो इस टाइप की प्रोसेस क्या कहा जाता है, फैकल्टेटिव प्रोसेस. इसका फैकल्टेटिव प्रोसेस का एग्जांपल है ऑक्सीडेशन पॉइंट, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज में. Then it is also further subdivided in 3 categories depending upon the state of the बायोमास. बायोमास के स्टेट पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार वो उसे सब डिवाइड किए गए. तो फर्स्ट है सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस. अब सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस जैसे कि नाम में ही बताया गया है कि जो बायोमास है वो बायोमास क्या रहता है, सस्पेंशन में रहता है, इसीलिए इसी क्या कहा जाता है, सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस. सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस का एग्जांपल है ASP, एक्टिवेटेड स्लग प्रोसेस जो रहती है वो सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस रहती है. उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑर्गेनिक मैटर बोला जाए और बायोमास बोला जाए, वो कंटिन्यूसली क्या रहता है, सस्पेंशन में रहता है. तो इसलिए क्या कहा जाता है, इसे सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस कहा जाता है. देन अटैच ग्रोथ प्रोसेस. अटैच ग्रोथ प्रोसेस में क्या होगा कि जो बायोमास है वो अटैच होगा. अब अटैच कहाँ होगा, वाटर में तो अटैच नहीं रह सकता. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मीडिया प्रोवाइड करना पड़ेगा. बायोमास को अटैच करने के लिए एक मीडिया प्रोवाइड करना पड़ेगा. इसलिए अटैच ग्रोथ प्रोसेस में क्या रहता है, जो बायोमास रहता है, बायोमास बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इनकी जो लेयर रहती है वो फॉर्म होती है. तो ये बायोमास जो है, ये बायोमास क्या रहता है कि वो मीडिया पे अटैच हो जाता है. तो इसे क्या, इसीलिए कहा जाता है कि अटैच ग्रोथ प्रोसेस. अटैच ग्रोथ प्रोसेस का एग्जांपल है ट्रिकलिंग फिल्टर. देन कंबाइन ग्रोथ प्रोसेस. कंबाइन ग्रोथ प्रोसेस में दोनों होने वाले ऑब्वियसली, सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस भी होंगी और अटैच ग्रोथ प्रोसेस भी होंगी. यानी कि जो बायोमास है वो बायोमास सस्पेंशन में भी रहेंगे और अटैच भी रहेगा. यानी कि ऐसा तो नहीं कि थोड़ी देर के लिए अटैच होगा, थोड़ी देर के लिए
सस्पेंशन में रहेगा, ऐसा नहीं रहता। एक्चुअली इसमें कैसा होता है कि जो मीडिया है वो मीडिया को जो बायोमास है बायोमास अटैच रहता है, और जो मीडिया है वो मीडिया सस्पेंशन में रहता है। ओके, मीडिया क्या है, वो मीडिया सस्पेंशन में रहता है, और बायोमास जो बायोमास वो मीडिया को अटैच रहता है। इसलिए इसमें जो कंबाइन ग्रोथ प्रोसेस में क्या होती है, दोनों प्रोसेस क्या होती है, साइमल्टेनियसली अटैच भी होती है और सस्पेंडेड भी होती है। इसमें क्या हाई मास ऑफ बायोमास क्या कर सकते हैं हम, डेवलप कर सकते हैं कंबाइन ग्रोथ प्रोसेस में, ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए ये कंबाइन ग्रोथ प्रोसेस का एग्जाम्पल है। कंबाइन ग्रोथ प्रोसेस का अगर एक एग्जाम्पल दिया जाए तो उसका एग्जाम्पल है MBBR, मेम्ब्रेन बायोफिल्म सॉरी मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर। देन प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है और कैसे वर्क करता है वो देखेंगे। अंडर प्रॉपर एनवायरमेंट कंडीशन द सोल्यूबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ द वेस्ट आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। अगर प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन मेंटेन की गई, टेम्परेचर जो चाहिए वो टेम्परेचर मेंटेन किया गया, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए गए, तो सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर जो है वाटर में का जो सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर है वो सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर का कन्वर्जन हो जाता है अदर एंड प्रोडक्ट्स में विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि ये प्रोसेस को कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। देन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म आर आइदर गैस और लिक्विड। जो एंड प्रोडक्ट है मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म यानी कि कोई भी लिविंग थिंग्स अगर फूड कंज्यूम कर रही है, फूड कंज्यूम करके एनर्जी जनरेट करेंगी, तो ये प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो इधर क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे। ऑर्गेनिक मैटर क्या उनके लिए फूड है, तो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे, एनर्जी बनाएंगे। तो और अदर एंड प्रोडक्ट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि अदर एंड प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन देखिए, इधर रिएक्शन ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो इसे देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो इधर दो रिएक्शन दिए, एक ही में दो रिएक्शन बताई गई, ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसिस। ऑक्सीडेशन क्या और सिंथेसिस क्या है ये मैं पहले बता देता हूँ आपको। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होना, उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन। सिंथेसिस बोले तो जो ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिम्स क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम करते करते क्या करेंगे, वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा उनका, माइक्रो ऑर्गेनिम्स बैक्टीरिया का। तो उसका कन्वर्जन क्या में होगा, न्यू सेल में होगा, न्यू बैक्टीरिया में होगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सिंथेसिस बोलेंगे। अगर रिप्रोडक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ उनका, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, सिंथेसिस कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये रिएक्शन में दोनों प्रोसेस को मिला के रिएक्शन बनेगी। जैसे ऑर्गेनिक मैटर जो रिप्रेजेंट किया जाता है COHNS, सी बोले तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये जनरल फॉर्म है कि ये मेजरली प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। इतने सब एलिमेंट्स क्या रहते हैं, जनरली ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट रहते हैं। अब इनका जो प्रोपोर्शन है वो प्रोपोर्शन अलग रहता है, सी की वैल्यू अलग रहती है, ओ की वैल्यू अलग रहती है, एच एन एस सभी की वैल्यू अलग अलग रहती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट रहता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। कब, 2 मिनट, बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। कब डिकम्पोज करेंगे, उन्हें अगर ऑक्सीजन मिलेगा, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलेंगे, टेम्परेचर अगर बराबर मेंटेन होगा, तो क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया माइक्रो बैक्टीरिया है, ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। काहे में कन्वर्ट करेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया NH3 में कन्वर्ट करेंगे, देन C5H7NO2। ये जो है, ये न्यू सेल, न्यू जो बैक्टीरिया या फिर न्यू माइक्रोऑर्गेनिज्म जो फॉर्म होने वाला है, उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C5H7NO2। इसमें कन्वर्ट करेंगे और अदर एंड प्रोडक्ट, वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है उसमें। ठीक है, तो सिंपली क्या है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो ऑर्गेनिक मैटर का कन्वर्जन कहाँ से कौन से प्रोडक्ट में हो रहा है, CO2 में हो रहा है, NH3 में हो रहा है,
और न्यू सेल में हो रहा है और अदर एंड प्रोडक्ट में भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या, ये प्रोसेस टोटल प्रोसेस क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसिस। ऑक्सीडेशन यानी सिंपली, ऑक्सीडेशन को क्या कहेंगे, सिंपली जो कन्वर्जन है वो CO2 में हो रहा है, NH3 में हो रहा है और अदर एंड प्रोडक्ट में हो रहा है, इसे क्या आ जाएगा ऑक्सीडेशन। और सिंथेसिस क्या कहा जाएगा कि जो बैक्टीरिया ये सब चीजें यूज करने के बाद उसका कन्वर्जन काहे में करेंगे, अगर न्यू सेल में कन्वर्ट करेंगे तो उसे कहा जाएगा, वो प्रोसेस को कहा जाएगा सिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो ये तो जो अभी दो प्रोसेस हुए ऑक्सीडेशन और सिंथेसिस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन और दूसरा है ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन, ये दो चीज हो गई। अब तीसरी चीज है एंडोजीनियस रेस्पिरेशन। अब एंडोजीनियस रेस्पिरेशन क्या रहता है कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया जो है वो कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे, या फिर फूड खत्म होने के बाद क्या होगा कि वो एक एक मिनट को क्या करेंगे, खाने लगेंगे। तो उस वजह से क्या होगा, जो उस प्रोसेस क्या बोला जाएगा, एंडोजीनियस रेस्पिरेशन, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है बैक्टीरिया उनका क्या होगा, डीके स्टार्ट हो जाएगा, या फिर बैक्टीरिया एक में कोई खाने लगेंगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, एंडोजीनियस रेस्पिरेशन कहा जाएगा। अब न्यू सेल का फॉर्मूला तो इधर लिखा ही था कि C5H7NO2, ये न्यू सेल का फॉर्मूला था। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे CO2 में, H2O में, NH3 में और एनर्जी में, इतने में कन्वर्ट करेंगे। और ऑक्सीजन कितना लग रहा है इधर, टोटल 5 क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन लग रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। अब ये 5 इधर इसलिए लिखा गया कि इधर हमें जो फॉर्मूला था, एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, वो एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता था, इसलिए इधर 5 नंबर लिखा गया। इधर के जो है वो एक्चुअल पता नहीं था कि C कितने, O कितने, H कितने, N कितने, S कितना है, इसीलिए ये 5 जो है वो लिखा नहीं है। अब ये रिएक्शन को अगर तुम बैलेंस करेंगे तो इधर 5 आएंगे, इधर 5 आएंगे, इधर 2 आएगा, इधर 1 आएगा और एनर्जी, ठीक है। तो इस प्रकार क्या किया जाता है, थियोरेटिकल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट निकाले जा सकती है। तो एंडोजेनस रेस्पिरेशन यानी क्या कि बैक्टीरिया का जो डीके है, बैक्टीरिया अगर मरने लगे तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एंडोजेनस रेस्पिरेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन यानी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन यानी ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिक मैटर का कंजम्पशन यानी ऑक्सीडेशन। और सिंथेसिस बोले तो न्यू सेल का रिप्रोडक्शन यानी सिंथेसिस। देन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन वेस्ट वाटर, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिम्स वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिम्स प्रेजेंट है जिनके वजह से ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है। जैसे लिविंग सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिम्स दैट कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखे जा सकते हैं, उनकी वजह से ही क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट है वो मेजरली अफेक्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंगाई, अल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, फर्स्ट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या रहता है और यूकैरियोट्स क्या रहता है। प्रोकैरियोट्स हैव सिंपलेस्ट सेल स्ट्रक्चर एंड इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्गी एंड आर्किया, ठीक है। ये तीन प्रोकैरियोट्स में ये तीन ही माइक्रोऑर्गेनिम्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, then blue green algae, then archaea, okay. Then many archaea are bacteria that can grow under extreme condition of temperature and salinity and also include methane producing bacteria in anaerobic treatment process। अब जैसे कि हर एक बैक्टीरिया का जो फेवरेबल इन्वायरमेंट है वो अलग है, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिम्स का फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है वो अलग है। तो जो आर्किया माइक्रो ऑर्गेनिम्स है और जो वो बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड सलाइनिटी अगर या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी रहा तो भी ये बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट रह सकते हैं वेस्ट वाटर में। और यही बैक्टीरिया क्या रहते हैं कि मीथेन प्रोड्यूस करने में जो मेन रीज़न है, यही बैक्टीरिया क्या है, आर्किया का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है ये बैक्टीरिया टेम्परेचर पे भी डिपेंड, हायर टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और हायर सलाइनिटी पे भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं।
देन सेकेंड कैटेगरी है यूकैरियोट्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स. प्रोकैरियोट क्या रहता है, सिंपल सेल स्ट्रक्चर रहता है, और ये मच मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है एंड कंटेन्स प्लांट्स. इसमें प्लांट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, एनिमल्स एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्रोटोजोआ. माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की बात की जाए तो प्रोटोजोआ, फंगाई एंड ग्रीन एल्गी. देन माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की जो ग्रोथ है वो टोटल वेस्ट वाटर में टाइम बाय टाइम किस प्रकार होती है वो देखते हैं. जैसे एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे बैक्टीरियल मास है और अमाउंट ऑफ फूड है. डबल वाई एक्सिस कर्व है ये. तो बैक्टीरियल मास, जो बैक्टीरियल मास वो रेड कर्व से दिखाया गया है, और जो अमाउंट ऑफ फूड है यानी अमाउंट ऑफ फूड इज इक्विवेलेंट टू ऑर्गेनिक मैटर और बीओडी, तो ये ब्लू लाइन से दिखाया गया है. तो हमें पता है कि जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करेंगे, तो जो मास ऑफ अमाउंट ऑफ फूड है यानी ऑर्गेनिक मैटर वो डिक्रीज होते जाएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या होंगे वो बढ़ते रहेंगे. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ है वो टोटल 4 फेजेस में डिवाइड की गई है. तो फर्स्ट है लैग फेज. फर्स्ट इज लैग फेज. लैग फेज जो है वो इनिशियल स्टेज जो दिख रही है तुम्हें, ये जो है ये लैग फेज है. लैग फेज में क्या होता है कि इनिशियल टाइम में स्टार्टिंग में क्या होता है शुरुआत में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की सिर्फ साइज बढ़ती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की जो साइज है वो साइज सिर्फ बढ़ती है, उनका मल्टीप्लिकेशन यानी रिप्रोडक्शन जो है वो रिप्रोडक्शन इनिशियल टाइम में नहीं होता, इसीलिए उसे लैग फेज कहा जाता है. उसके बाद में एक पर्टिकुलर साइज आने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की एक पर्टिकुलर साइज आने के बाद में सेकेंड फेज आती है, वो लॉग फेज बोलते हैं या फिर उसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज भी कहा जाता है. तो लॉग फेज में क्या होता है, सेकेंड फेज यानी लॉग फेज में क्या होता है पर्टिकुलरली कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का जो रिप्रोडक्शन का रेट है, मल्टीप्लिकेशन का जो रेट है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है यानी जो रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है वो बहुत ज़्यादा रेट से क्या होता है बढ़ने लगता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ने लगता है, इसीलिए जो सेकेंड फेज है वो सेकेंड फेज को क्या कहा जाता है, लॉग फेज कहा जाता है. इसका जो वेरिएशन है वो एज पर द लॉगरिथम है, इसीलिए सेकेंड फेज को लॉग फेज कहा जाता है. देन थर्ड फेज है, थर्ड फेज को बोला जाता है डिक्लाइनिंग ग्रोथ फेज. अब पहले दो फेज देखेंगे हम. पहले दो फेज में लैग फेज और लॉग फेज में फूड जो है फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है. ठीक है, पहले दो फेज में क्या है, फूड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसीलिए जो पहले फेज में लॉग फेज में जो माइक्रोऑर्गेनिज्म का साइज जो है वो साइज बढ़ता है, और सेकेंड फेज में जो है साइज बढ़ने का जो रिप्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो फूड का कर्व है. जैसे ही हम थर्ड फेज में जाते हैं, थर्ड फेज में क्या है, डिक्लाइनिंग ग्रोथ फेज है. डिक्लाइनिंग ग्रोथ फेज में जैसे ही हम जाते हैं वैसे क्या उस समय क्या होता है कि जो फूड जो है वो फूड की जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है, और ऑलरेडी कम है और वो भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है. यानी जो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड है किसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए वो बहुत कम है, इसीलिए जो रेट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है. थर्ड फेज जो डिक्लाइनिंग ग्रोथ फेज है वो थर्ड फेज में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ होती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन जो लॉग फेज में जिस रेट से वो बढ़ रहे थे, जिस रेट से उनका काउंट बढ़ रहा था, उस रेट से ये थर्ड फेज में नहीं होता है, इसीलिए इसे डिक्लाइनिंग ग्रोथ फेज कहा जाता है. ग्रोथ है लेकिन क्या है, जो रेट है वो डिक्लाइनिंग हुआ है पिछले फेज से, इसीलिए इसे डिक्लाइनिंग ग्रोथ फेज कहा गया है थर्ड फेज को. ठीक है, इसका रीज़न ये है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है वो फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है, और न्यूट्रिएंट्स की भी अवेलेबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है. इस वजह से क्या हो गया कि थर्ड फेज में जो रेट है वो रेट क्या हो गया, कम हो गया. फिर लास्ट है एंडोजीनियस ग्रोथ फेज और डेथ फेज. पहले बताया मैंने आपको कि एंडोजीनियस फेज में क्या है, फिर एंडोजीनियस रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वो डेड होने लगते हैं, या फिर एक को क्या करते हैं, कंज्यूम करने को देखते हैं. तो इस ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि फोर्थ फेज में देखिए आप, ये फोर्थ फेज में क्या हुआ है, टोटली जो ऑर्गेनिक मैटर की जो लेवल थी वो ऑर्गेनिक मैटर की लेवल इतनी थी, यहाँ तक था, और
फोर्थ फेज में क्या हो गया, वो ऑर्गेनिक मैटर की लेवल एकदम कम हो गया, यानी फूड जो है वो फूड बहुत कम होगा, और बैक्टीरिया का जो काउंट है, फूड जो है वो फूड बहुत कम हो गया है, और बैक्टीरिया का जो काउंट है, बैक्टीरिया का काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बैक्टीरिया की जो, देखिए बैक्टीरिया जो इतने क्वांटिटी में अवेलेबल है, और फूड जो है वो सिर्फ इतने ही क्वांटिटी में अवेलेबल है, यानी माइक्रोऑर्गेनिम्स को फूड भी अवेलेबल नहीं और न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन माइक्रोऑर्गेनिम्स का जो काउंट है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए क्या होता है कि फोर्थ फेज में माइक्रोऑर्गेनिम्स डेड होने लग जाते हैं, अभी एंडोजीनियस रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए लास्ट फेज को क्या कहा जाता है, एंडोजीनियस ग्रोथ फेज और डेथ फेज। नेक्स्ट, बायोमास ग्रोथ रेट। अब बायोमास ग्रोथ रेट किस रेट से बढ़ता है उसका एक्सप्रेशन दिया गया है। द मोस्ट वाइडली यूज एक्सप्रेशन फॉर द ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिम्स इज गिवन बाय, माइक्रोऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रेट जो है वो कौन से एक्सप्रेशन से दिया, और जो एक्सप्रेशन जिसने डिराइव किया उसका नाम मोनोड था। देन द टोटल रेट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ इज गिवन बाय डी, ये कैपिटल एक्स है, गलती से स्मॉल हो गया, ठीक है, dx by dt is equal to mu m into x into s अपॉन के एस प्लस एस, वेयर अब ये जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, एग्जाम में तो मैं इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछेंगे, पूछा भी गया तो एक आधा न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस है, लेकिन वो भी बहुत कम है, क्योंकि अभी तक कोई भी एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल भी नहीं पूछा गया है, इसीलिए न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो माइक्रो म्यू एम क्या है, मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, जो ग्रोथ रेट है वो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू एम, मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। देन एक्स, एक्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिम्स कॉन्सेंट्रेशन, माइक्रो ऑर्गेनिम्स का कॉन्सेंट्रेशन उस समय पे कितना है वो रिप्रेजेंट करती है एक्स। देन एस, कैपिटल एस क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट क्या है कि सबस्ट्रेट इज द फूड फॉर द माइक्रोऑर्गेनिम्स, माइक्रोऑर्गेनिम्स के लिए जो फूड रहता है उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है, यानी कि जो अब माइक्रोऑर्गेनिम्स के लिए फूड क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू ऑर्गेनिक मैटर, एस इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। देन के एस इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट 1/2 द मैक्सिमम ग्रोथ रेट। के एस क्या है कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ही है, लेकिन कब का, जब मैक्सिमम ग्रोथ रेट जो है वो मैक्सिमम ग्रोथ रेट कितना होगा, हाफ रहेगा, उस समय का जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है उसे के एस कहा जाएगा। ये तो था रेट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल ग्रोथ का रेट, ग्रोथ रेट टाइम के हिसाब से कैसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका ये फॉर्मूला डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू एम इंटू एक्स इंटू एस अपॉन के एस प्लस एस। देन रेट ऑफ सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन, सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट यानी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन का रेट जो है वो किस एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस किया जाता है वो देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला है डी एस बाई डी टी, यानी रेट ऑफ सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन है, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स इंटू एस अपॉन के एस प्लस एस। अब इधर जो साइन यूज की गई है वो माइनस यूज की गई है, क्योंकि रेट ऑफ सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन, और सबस्ट्रेट जो है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, कम होगा, ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, कंटिन्यूसली कम होगा, इसलिए इधर साइन निगेटिव साइन आई है, इधर निगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ है, रेट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ ये पॉजिटिव भी हो सकता है जब माइक्रो ऑर्गेनिम्स काउंट लॉग फेज में होंगे, या फिर डिक्लाइनिंग ग्रोथ फेज में होंगे, या फिर ये निगेटिव भी हो सकता है, एंडोजीनियस फेज में होंगे तो माइनस भी हो सकता है, इसलिए इधर निगेटिव और पॉजिटिव साइन मेंशन नहीं किया। इधर निगेटिव साइन इसलिए मेंशन किया गया है कि जो सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट है वो ऑलवेज क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा, क्योंकि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली क्या होता है, डिक्रीज होता है। बाकी की जो क्वांटिटी है जैसे एक्स, एस, के एस और एस ये सेम है, इसमें सिर्फ एक जो है वो जो कांस्टेंट है, पहले इसमें कांस्टेंट था म्यू एम, अब इसमें कांस्टेंट है के क्या है, मैक्सिमम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट। अब इधर सबस्ट्रेट की बात चल रही है इसलिए मैक्सिमम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट, पहले क्या था, ग्रोथ रेट था, इसलिए मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, अब इधर क्या है, मैक्सिमम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट, and is also given by mu m by y, mu m यानी maximum specific growth rate upon yield, y is equal to true yield coefficient, true yield coefficient यानी कितने अमाउंट में सबस्ट्रेट वेस्ट वाटर में प्रेजेंट है, यानी कितने अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उस हिसाब से माइक्रो ऑर्गेनिम्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे कहा जाता है ट्रू यील्ड। और ट्रू यील्ड जो है वो हम
के का कन्वर्जन म्यू एम में करना चाहे तो कि वाई की वैल्यू यूज कर सकते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह के चांसेस बहुत कम है। देन नेट ग्रोथ रेट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, अभी हमने सिर्फ ग्रोथ रेट ही देखा या फिर सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट ही देखा। एक्चुअल में क्या होता है कि जो नेट ग्रोथ रेट देखना पड़ेगा, क्योंकि एक समय पे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है, और एक समय पे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ रेट कम होता है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो डेड होना चालू होते हैं, एंडोजिनस फेज में आने लगते हैं। तो इसलिए नेट ग्रोथ रेट क्या होगा कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे हैं और कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड हो रहे हैं, इन दोनों का रिलेशन यूज करके हमें नेट ग्रोथ रेट फाइंड करना पड़ेगा, और उसका सिंपली सब्सट्रैक्शन है वो। अब एंडोजिनस रेस्पिरेशन क्या है वो पहले ही बताया था मैंने आपको। तो net growth rate of microorganisms is computed by subtracting the rate of microorganisms endogenously decayed from the total growth rate। ठीक है, टोटल ग्रोथ रेट में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, टोटल ग्रोथ रेट में से हमें द रेट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंडोजिनियसली डिकेड, यानी कितने माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिके हो रहे हैं, कितने माइक्रोऑर्गेनिज्म डेड हो रहे हैं, वो हमें टोटल ग्रोथ रेट में से माइनस करेंगे तो हमें नेट ग्रोथ रेट मिलेगी। उसका फॉर्मूला है net rate of microbial growth is equal to mu m into x into s upon ks plus s। ये जो है रेड, इसमें रेड कलर यूज किया गया, ये है टोटल ग्रोथ रेट है, और माइनस जो के डी इंटू एक्स है ये है कि रेट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिम्स एंडोजिनसली डिकेड, कितने माइक्रोऑर्गेनिम्स कितने रेट से डेड हो रहे हैं उसका रेट है, और केडी जो है वो कांस्टेंट है, एंडोजिनस डीके कांस्टेंट है केडी, और एक्स जो है वो माइक्रोऑर्गेनिम्स कॉन्सेंट्रेशन। देन द कोएफिशिएंट y, kd, k and ks आर डिजिग्नेटेड एज काइनेटिक कोएफिशिएंट। ये सब जो है वो काइनेटिक्स पे डिपेंड है, काइनेटिक रिएक्शन पे डिपेंड है, तो ये जो कोएफिशिएंट है उन्हें काइनेटिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। और एक्सपेरिमेंटली ये सभी जो वैल्यूज है y, kd, k एंड ks, ये एक्सपेरिमेंटली क्या किए जाते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देन the values of kinetic coefficient depends upon the nature of wastewater and operational and environmental condition in the biological reactor। y, kd, k and ks ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है डिपेंड करेंगी कि नेचर ऑफ वेस्ट वाटर कैसा है, वेस्ट वाटर की स्ट्रेंथ हाई है, लो है, ऑपरेशनल कंडीशन कैसी है, बैच फ्लो में ऑपरेट कर रहे हैं या कंटिन्यूस फ्लो में ऑपरेट कर रहे हैं, सस्पेंडेड ग्रोथ है या फिर अटैच ग्रोथ है। देन एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, एनवायरमेंटल कंडीशन भी मैटर करती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है कि नहीं वो हो गया। देन द बायोलॉजिकल रिएक्टर कैन बी कंप्लीटली मिक्स्ड फ्लो और प्लग फ्लो रिएक्टर विथ और विदाउट रिसाइकल। अब बायोलॉजिकल रिएक्टर जो होगा जिसमें हमें वाई, के डी, के एस की वैल्यू फाइंड करनी है, वो जो है वो एक तो वर्क करेगा कंप्लीटली मिक्स में या फिर प्लग फ्लो में। कंप्लीटली मिक्स रिएक्टर में जो वेस्ट वाटर है वो कंप्लीटली मिक्स होगा, इनलेट आउटलेट ऐसा कुछ, इनलेट आउटलेट में अगर टैंक है वो टैंक में अगर एक हरे टैंक में अगर वेस्ट वाटर प्रेजेंट है तो वो वेस्ट वाटर थोरोली मिक्स करेगा, उससे कंप्लीटली मिक्स किया जाएगा। और प्लग फ्लो रिएक्टर में जो वाटर है, वाटर का जो मास है बंडल्स ऑफ पैकेट में मूव होता है, उधर कोई भी किसी भी प्रकार की मिक्सिंग नहीं होती, उसे प्लग फ्लो रिएक्टर कहा जाता है। और अगर स्लज रिसाइकल करना है, स्लज अगर रिसाइकल करना है तो भी, या फिर स्लज रिसाइकल नहीं करना है तो भी। देन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन एरोबिक प्रोसेस, और एरोबिक प्रोसेस में एक्चुअल थियोरेटिकल ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस कर कितना रिक्वायर्ड है वो हम फाइंड कर सकते हैं थियोरेटिकली। उसके लिए हमें ऑर्गेनिक मैटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट विल बी इक्वल टू द अमाउंट दैट would be required to remove all the BOD by oxidation। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हम फाइंड कर सकते हैं, तो इसीलिए जैसे बताया तुम्हें कि ऑर्गेनिक मैटर क्या रहता है कि ऑर्गेनिक मैटर इज कंप्राइजेस ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सभी से मिलकर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है। इसमें से एक आधा अगर प्रेजेंट नहीं आता तो चलेंगे, लेकिन कार्बन जो है इसका मेन और मेजर प्रोडक्ट है। अब अगर ऑर्गेनिक मैटर की अगर इसका डिकम्पोजिशन करे या फिर इसका जो ऑक्सीडेशन है वो देखा जाए तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और वो ऑक्सीजन कितना लगेगा ये हमें फाइंड करना पड़ेगा कि ये ऑक्सीजन कितना लगेगा। अब ये ऑक्सीजन कितना लगेगा ये रिएक्शन से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो एंड प्रोडक्ट्स है वो एंड प्रोडक्ट्स हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मॉलिक्यूल यानी वाटर, और अमोनिया NH3।
अगर एंड प्रोडक्ट और एनर्जी, ये प्लस ये इज इक्वल टू ये आना चाहिए, इस हिसाब से हमें जो रिएक्शन है वो बैलेंस करनी पड़ती है। अब इधर ए बी सी डी ई इसकी वैल्यू पता नहीं क्योंकि ये जनरल इक्वेशन लिखा है मैंने। जब इसकी वैल्यू पता रहेगी जब हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन कितना लगेगा वो इस पे, यहाँ पे कार्बन कितना है वो उस पर डिपेंड है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लगेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लगेंगे ये प्रेजेंट है कि इधर कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस हिसाब से हमें बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं ग्लाइसिन का, ठीक है। तो ग्लाइसिन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये भी ऑर्गेनिक मैटर ग्लाइसिन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो ये है CH2NH2COOH, ठीक है। ये फॉर्मूला है ग्लाइसिन का। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है, अब इधर टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल 2 है तो C2, ऑक्सीजन कितने हैं, टोटल 2 है तो O2, हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 5 है तो H5, नाइट्रोजन 1 है तो N। ऐसा भी लिखा जा सकता है या फिर इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के हिसाब से भी ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो अब 2 मिनट, अब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसका क्या होने वाला है, डिकम्पोजिशन होने वाला है। अब हमें पता है कि सपोज ये 2 मिनट के लिए टू जो है वो टू कंसिडर नहीं करते हम इधर, ठीक है। अब हमें एंड प्रोडक्ट पता है इसके, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड H2। अब टोटल कार्बन इधर ये रिएक्शन में देखिए टोटल कार्बन कितने प्रेजेंट है, ये रिएक्शन में 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, सिर्फ 2 कार्बन है और इधर 1 ही कार्बन यूज किया, यानी हमें इधर क्या करना पड़ेगा, अब 2 कार्बन यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इधर देखना पड़ेगा हमें हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, इधर 2 2 4 और 1 5, टोटल हाइड्रोजन 5 है। अब इधर 5 है क्या देखना पड़ेगा, 3 और 2 5, इधर टोटल 5 हाइड्रोजन है, यानी ये भी क्या हो गया है, बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी क्या हो गया है, बैलेंस हो गया। उसके बाद में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर एक ही है, इधर एक है क्या, हाँ इधर भी एक है, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया है। और फिर उसके बाद में ऑक्सी नेक्स्ट है ऑक्सीजन। अब इधर ऑक्सीजन कितना लग रहा है, 1 2 3 4, टोटल 4 ऑक्सीजन लग रहे हैं। इधर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5। यानी कि टोटल 5 ऑक्सीजन इधर लग रहे हैं, यानी राइट साइड में टोटल 2 मिनट, राइट साइड में टोटल 5 ऑक्सीजन है, इधर 2 और ये 2 4 हो गए और ये 5 हो गए। लेफ्ट साइड में टोटल ऑक्सीजन काउंट करते हैं कितने, तो 1 2 3 4। अब इधर 4 है, यानी रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें इधर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, इधर तो एडजस्टमेंट कर नहीं सकते, एक तो इधर एडजस्टमेंट करेंगे करनी पड़ेंगे या तो इधर एडजस्टमेंट करेंगे। अब इधर हमें 5 बनाना पड़ेगा ऑक्सीजन, इधर की राइट साइड में 5 है तो इधर हमें 5 ऑक्सीजन बनाने पड़ेंगे। तो ये 2 है तो 2 को हम 3 बना सकते हैं, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3/2, 3/2 से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यानी कितना हो गया, 3/2 यानी 1.5, 1.5 इंटू 2, टोटल ये हो जाएंगे 3 और ये 2, यानी इधर ऑक्सीजन 5 हो गए और इधर भी ऑक्सीजन क्या हो गया, 5 हो गए। इस प्रकार क्या हो गई, ये पूरी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। यानी ग्लाइसिन को डिकम्पोज करने के लिए या फिर ग्लाइसिन को ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीजन कितना लगने वाला हमें, 1.5 टाइम्स O2, O2 के 1.5 टाइम्स लगेंगे। और O2 कितना है, O2 इज इक्वल टू 32, उसका मॉलिक्यूलर मास है 32, इसलिए टोटल कितना लगेगा 32 इंटू 1.5, इन्हें 48 जो है वो 48 लगने वाला है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थ्योरेटिकली फाइंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट लेते हैं कि जो सेल है, सेल का जो एंडोजिनस रेस्पिरेशन होने वाला है उसे कितना ऑक्सीजन लगने वाला है, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है कि ये जो है ये फिक्स है, तो हमें इसलिए इसकी वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हमें बहुत से फॉर्मूले में यूज भी करना है, इसलिए इसको देखते हैं। अब C5H7NO2 प्लस ये जो है ये सेल का जो है, सेल या फिर न्यू सेल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसको ऑक्सीजन कितना लगता है, इधर इधर 5 बताइए ऑक्सीजन लगता है, और इसका कन्वर्जन CO2 H2 और NH3 इसमें हो जाता है। अभी रिएक्शन टोटल बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये फिर से एक्सप्लेन नहीं करता मैं आपको, अगर वेरीफाई करना हो या फिर आपको एक बार प्रैक्टिस करनी तो आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो इस रिएक्शन को।
ठीक है। तो अब इसमें ऑक्सीजन कितना लगने वाला है हमें, टोटल ऑक्सीजन लगने वाले हैं 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लगने वाले हैं, O2 के 5 मॉलिक्यूल्स लगने वाले हैं एक सेल को डिकम्पोज करने के लिए, एक सेल का एंडोजिनस रेस्पिरेशन करने के लिए 5 मॉलिक्यूल्स लगने वाले हैं O2 के। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास है 16, अब ऑक्सीजन इधर 2 है, O2 है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास रहेगा 32 इंटू 5, यानी एक सेल को टोटल कितने लगने वाला है वन। अब इसका सेल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हम, कार्बन 5 टाइम्स है, हाइड्रोजन 7 टाइम्स है, नाइट्रोजन 1 टाइम्स है, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, कार्बन जो है वो 12 है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है वो 7, नाइट्रोजन शायद 14 है, देन ऑक्सीजन जो है वो 16 है। इन सबका कैलकुलेशन करें तो इसका जो टोटल मॉलिक्यूलर मास है वो 139 है, ठीक है। तो 113 सेल मास के लिए, 113 सेल मास के लिए कितना ऑक्सीजन लगने वाला है, 5 × 32, यानी इसका आंसर आता है 160 के आसपास आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो kg ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड पर kg ऑफ सेल, यानी kg ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितना kg ऑक्सीजन लगने वाला है पर kg सेल के लिए। हमें मालूम है 113 के लिए, 113 kg सेल के लिए 160 लगने वाला है, ठीक है। 113 kg सेल के लिए 160 लगने वाला है, तो 1 kg के लिए, 1 kg ऑफ सेल मास के लिए कितना लगेगा, तो इसका सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो ये आंसर आने वाला है 160 divided by 113 is equal to 1.42 kg of oxygen is required for 1 kg of सेल। 1 kg सेल को ऑक्सीडाइज करने के लिए टोटल kg कितना ऑक्सीजन लगने वाला है, 1.42 kg ऑक्सीजन लगने वाला है। ये जो ये थ्योरेटिकल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, इस प्रकार हम थ्योरेटिकल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।